पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक सरियो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी चित्रकार। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक सरियो किस देश से संबंधित था? तो चूंकि यह फ्रांसीसी चित्रकार था, यानी यह किस देश से संबंधित था? फ्रांस देश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता क्या कहलाती है? तो ऐसी शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? इसको हम लोग बोलते हैं निरंकुशवाद। निरंकुशवाद। अगला प्रश्न है, केंद्रीयकृत सैन्य बल पर आधारित दमनकारी राजशाही सरकारों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? निरंकुश सरकार। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता आदि सहमति से बनी सरकार मताधिकार तथा कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति की वकालत कौन करता है? तो कौन करेगा? उदारवाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रूढ़िवाद से क्या तात्पर्य है? रूढ़िवाद से क्या तात्पर्य है? स्थापित परंपराओं पर बल, ये भी सही है। रीति रिवाजों को बनाए रखना, ये भी सही है। आधुनिकता एवं परिवर्तन का विरोध, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस का। अगला प्रश्न है, वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1815 में, 1815 में। अगला प्रश्न, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन का आयोजन 1815 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो इसकी मेजबानी किया था मेटरनिख ने, मेटरनिख। अगला प्रश्न है, मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण की रूपरेखा देने वाले क्रांतिकारी ज्यूसेप्पे मैतिसनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ज्यूसेप्पे मैतिसनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था, 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। चलो अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम था यंग इटली, यंग इटली की स्थापना 1830 के दशक में किसने की? ज्यूसेप्पे मैतिसनी ने, ज्यूसेप्पे मैतिसनी। अगला प्रश्न, यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा मैजीनी ने, मैजीनी ने। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सार्डिनिया पिडमंड के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय के प्रमुख मंत्री का क्या नाम था? तो इसके प्रमुख मंत्री का नाम था कैमिलो दे काबूर,
कैमिलो दे काबूर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पर आते हैं। सार्डिनिया पिडमंड का शासक कौन था? तो इसका शासक था विक्टर इमैनुएल। विक्टर इमैनुएल। अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व क्या था? कैमिलो दे काबूर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, कैमिलो दे काबूर। अगला प्रश्न, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो यूनान को 1832 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी 1832। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? ये थे प्रसा के चांसलर थे। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो इन्होंने कौन सा नीति अपनाया था? खून और खड़क। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? इसका आंसर होगा बिस्मार्क ने। बिस्मार्क। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किनके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति से, ये भी सही है। समान इतिहास से, ये भी सही है। भाषा और लोक परंपरा, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, वो राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे राष्ट्र राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? तो इसे रूपक कहा जाता है, यानी उसे एक रूप देना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, टूटी हुई बेड़ियाँ, मशाल, तलवार, उगता सूरज आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? तो टूटी हुई बेड़ियाँ है, मशाल है, तलवार है और उगता सूरज, ये सब प्रतीक है रूपक का। रूपक, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। अगला प्रश्न, बलूत के पत्तों का मुकुट पहने जर्मेनिया किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो जर्मेनिया किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? इसका जर्मेनिया है, यानी यहाँ हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी का। अगला प्रश्न, आँखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? होगा न्याय की प्रतीक है। अगला प्रश्न, एक ऐसे राज्य, स्थान या समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका वास्तव में साकार होना संभव न हो, क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा कल्पना आदर्श, यानी ऑप्शन नंबर बी, यूटोपिया। अगला प्रश्न है, एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम या पृष्ठभूमि
जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा निर्जातीय। निर्जातीय। अगला प्रश्न, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं। तो स्त्री को लेकर के है, स्त्री पुरुष को इसलिए होगा नारीवाद, इसे हम लोग कहेंगे नारीवाद। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र के सभी निवासियों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने को पूछा जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें निश्चित क्षेत्र के सभी निवासियों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, यानी इसका आंसर होगा जनमत संग्रह। जनमत संग्रह। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह कथन है मैटरनिक का। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, मैटरनिक। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका आंसर होगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न है, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो बुर्बो राजवंश का शासन था फ्रांस में। लास्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी।